आज की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों अभिभावकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं कल और आज। सबसे पहले तो हमको ध्यान करना होगा कि कल और आज जो हमारा पाठ है उसमें कल जीवन में कभी कल आएगा नहीं। कितना ही प्रयास कर लें, कोशिशें कर लें, योजना बना लें, कल कभी नहीं आएगा। आज कभी जाएगा नहीं, कल कभी आएगा नहीं और आज कभी जाएगा नहीं। आज आज ही रहेगा। जब भी उठेंगे आज ही होगा, वो कल नहीं होगा। कल की बात करते हुए कल जब आ जाएगा तो वो कल भी आज बन जाएगा। तो कल कभी आएगा नहीं और आज कभी जाएगा नहीं। नागार्जुन ने इस पाठ को लिखा है, जिनका जन्म 1911 में और उनकी मृत्यु 1998 में हुई है, अर्थात 87 वर्ष तक ये अपने जीवन काल में रहे। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले, उसका भी एक गांव है सतलखा, उस गांव में इनका जन्म हुआ। इनका जो प्रमुख नाम है, मूल नाम है, वो वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में इनकी हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, बनारस अर्थात इसके 3 नाम हैं। प्राचीन काल में इसको बनारस कहते थे। उसके बाद काशी में काशी, बनारस और वाराणसी वर्तमान इसका नाम है। तुमको ध्यान में आना चाहिए बनारस क्या है। बनारस ही काशी और काशी ही वाराणसी है। इसके बाद ये कोलकाता गए। 1936 में ये लंका गए, दक्षिण में जो लंका है वहां गए और वहीं इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए, अर्थात इन्होंने वहां बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन और मैथिली में यात्री, जिसे हम पैसेंजर बोलते हैं, उपनाम से रचनाएं की। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। इनका संपूर्ण कृतित्व जो है वो नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। उनको हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारती पुरस्कार और बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित किया गया। सामयिक बोध से गहराई तक जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, और तालाब की मछलियां, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने। ऐसी कुछ जिन्होंने रचनाएं अपनी जो है वो रचित की हैं। नागार्जुन की कविता कल और आज, ग्रीष्म की घोर तपिश भरी दुरूहता मानी कष्टदायक, जो बहुत भयानक गर्मी पड़ती है तो वो हमें कितनी कष्ट देती है। उसके बाद वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन करती है। जब गर्मी की ऋतु खत्म होती है, समाप्त होती है, और जब वर्षा की ऋतु आती है तो लोगों को थोड़ी सी शांति मिलती है, उनका मन प्रसन्न होता है। ग्रीष्म ऋतु के हताश और उदास मुख कृषक, जमीन पीली दिखाई देती है, इसके ऊपर धूप के जो तंतु होते हैं वो पीले पीले हो जाते हैं, और उसके कारण से किसान जो है वो बड़ा हताश होता है, कमजोर हो जाता है। और जो पक्षी होते हैं वो धूल के अंदर, मिट्टी के अंदर स्नान करते हैं। सूखे खेतों का वीराना और उजाड़पन, चारों ओर सूखे खेत होते हैं, वीराने दिखाई देते हैं, जंगल के समान उजड़ा हुआ है, उनका एक आशियाना होता है। और बदरंग आसमान के आकाश की तरफ देखें तो बस केवल साफ सत एकदम को केवल आसमान दिखाई देता है। जहाँ एक और समाज के सोपान पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर प्रकृतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाता है। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है। जब वर्षा ऋतु आती है अर्थात ऋतु परिवर्तन हो गया, गर्मी गई और बारिश आई,
वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या, प्रकृति को एक कन्या का रूप दिया गया है, नृत्य करती हुई, क्योंकि प्रकृति एकदम प्रसन्न हो जाती है, एक बारिश के बाद उसमें तुरंत हरियालापन आ जाता है। प्रतीत होती है प्रकृति के समस्त उपादान भी उसका साथ देते प्रतीत होते हैं। ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता है। ठेठ देशज उपादानों का प्रयोग मुग्धकारी है। भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देसी अंदाज मनोरम है। ठेठ का मतलब हकीकत तक पहुंचना, अपने गंतव्य तक पहुंचना। तो कल और आज इस कविता को हम पढ़ रहे हैं, इसमें कहा है अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर, अभी कल तक धूल में नहाते थे गौरैयों के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धन हर के खेतों की माटी, अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। कल की बात हो रही है कि कल तक हम देख रहे थे कि इस ऋतु को किसान कोस रहा था, गालियों से तात्पर्य उसको कोस रहा था। कैसी गर्मी पड़ रही है, चारों ओर आग बरस रही है, जमीन सूखी पड़ी है, सारे पत्ते पीले हो गए, उजाड़पन दिखाई दे रहा है, खेतों की तरफ देखने का मन नहीं करता है। ऐसा कह रहे थे किसान, और कह रहे हैं कि कल तक देख रहे थे हम कि जो गौरैया पक्षी है उसके झुंड के झुंड आते, मिट्टी में बैठते, अपने पंखों से मिट्टी उड़ाते और पानी के स्थान पर मिट्टी से स्नान करते थे। कल तक जिस प्रकार से आदमी की आंखें पथरा जाती है, यह जो जमीन है ये पत्थर के समान कड़क थी, बिल्कुल एकदम कठोर हो रही थी। किसान यदि इसके ऊपर अपनी फावड़ी चलाना चाहे तो वो भी उल्टी आती है। ऐसी खेतों की जमीन थी, धनहर खेतों की माटी, जो धान के खेत जिनके अंदर धान पैदा होता है उसकी मिट्टी कठोर पथरीली एकदम हुई थी। अभी कल तक धरती की कोख में, कल तक हम देख रहे थे कि धरती की गोद में मेंढक जो है वो दुबका पड़ा था, कहीं उसके दर्शन नहीं थे, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। और कल तक आकाश की ओर भी हमने जब देखा तो उसको देखकर हम उदास होते थे, क्योंकि आकाश भी जो है वो उदास और बदरंग था, उसके अंदर कोई रंग नहीं था, केवल स्पष्ट साफ दिखने वाला आकाश था। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए तंबू, सबसे पहले तो ध्यान करें, ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू। तय वन की आवृत्ति 3 बार हो गई। तुम्हारे तन और तंबू, जब एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है, मैंने पूर्व में भी बताया था, वहां अनुप्रास अलंकार होता है, उस अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहां हुआ है। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तंबू, और आज चमका रही है पावस रानी, बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई ए विराम, और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर, और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी शिराओं के अंदर, और आज हुआ विदा चुपचाप ग्रीष्म समेटकर अपने लाव लश्कर। लाव और लश्कर दोनों में लय की आवृत्ति 2 बार हुई, यहां भी वही, और अनुप्रास अलंकार। ये प्रश्न बन गया, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तंबू। उक्त पंक्ति में तंबू का शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो फिर हमको ध्यान में आना चाहिए कि आकाश में तनने वाला जो तंबू होता है वो बादल होते हैं, तो उसका प्रयोग यहाँ पर बादल के लिए किया गया है। क्यों? आज ऊपर ही ऊपर तन गए तुम्हारे तंबू। आज देखिए आकाश की ओर देखा तो जैसे तंबू, अर्थात जब हम कोई शामियाना टांगते हैं, चांदनी टांगते हैं, तो धूप बंद होकर के छाया हो जाती है, तो आकाश के अंदर भी एक तंबू के रूप में बादल छा गए, और उसके कारण से धरती पर धूप की जगह छाया हो गई है। और देखो आज छमका रही है पावस रानी, पावस यानी वर्षा ऋतु के रूप में जो बरसात आ रही है वो एक छमछम की आवाज कर रही है। छमछम की आवाज जैसे कोई लड़की या कोई महिला पैरों में पायल पहन करके जाती है, छमछम की आवाज आती है। ऊपर से गिरने वाली पानी की जो बूंदें धरती पर पड़ रही हैं, छमछम की आवाज ऐसे आ रही है जैसे किसी ने
पायल पहन करके और नृत्य कर रहा हो। बूंदा बूंदियां हो रही हैं, यानी कि छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई एविराम। एविराम लगातार झिंगुर अपनी धुन में गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, अपनी प्रसन्नता दिखा रहे हैं। और देखते हैं कि मोर जो है वो भी अपनी मीठी मधुर वाणी में बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। और वापस आज जो धूप की जो पत्तियां थी जो पीली पड़ गई थी, उनमें वापस जान आ गई, वो भी हरी हरी हमको दिखाई देने लग गई। अर्थात ग्रीष्म ऋतु के रूप में जो गर्मी हमारे ऊपर पड़ रही थी, आज वो अपने सारे साजो सामान लाव लश्कर पूरे साजो सामान को लपेट कर और ग्रीष्म ऋतु विदा हो गई और उसका स्थान लेने के लिए वर्षा ऋतु आ गई। और वर्षा ऋतु में कैसा माहौल हो जाता है हमने देखा। आज की वीडियो में